ठीक है। ठंड लग रही है? अरे मुझे गर्मी लग रही है। जैकेट पहन। अरे जैकेट नहीं निकाल सकता मैं। जैकेट निकालने के बाद फिर ये मतलब फिर पीडब्ल्यू नहीं दिखेगा ना। ये अर्ज करके भेजने चाहते हो? आपने स्टॉप कर दिया था ना। अलग अलग भेज दो। इतना डिले हो चुका है कि अब फर्क भी नहीं पड़ता। एक के साथ भेज रहे हो। स्टार्ट कर दिया आपने? ऐसा देखो, ठंड का मौसम आ गया है थोड़ा सा। तो ये जो हाफ टी शर्ट में घूम रहे हैं ना, एक मिनट रुक जा। तो ये हाफ टी शर्ट जो है वो पहनना बंद करो। और इसके ऊपर थोड़ा जैकेट डालना शुरू। जैकेट मिली नहीं इन सबों को। 27 से मिलना शुरू हो जाए। मेरे वाले बढ़िया लगे। अरे टीचरों को अलग मिलते हैं यार। अब मेरे वाले बहुत बढ़िया नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ वो पन्नी ही रहती है। वो बस ऊपर से पहनने के लिए होता है, मतलब उसके अंदर स्वेटर पहनना, उसके ऊपर हल्का सा स्टाइल के लिए नहीं, प्रमोशन के लिए, हाँ। एडवर्टीजमेंट के लिए। और क्या तुम्हें क्या लगता है इससे ठंडी रुकेगी? इसको मैं पहन के इसलिए आया हूँ क्योंकि द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम equal to equal to applied pressure on it. applied pressure applied pressure बोल रहे हैं, चुपचाप लिख। पता नहीं पहले से क्या नॉलेज लेके आया था, मुझे पता है पहले से तुम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखे हुए हो और सब गलत सीखे हो, उसको सही करने की जरूरत। हाँ तो जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है। जो पढ़े हैं उन्हीं को ज़्यादा दिक्कत। गलत सलत पढ़ के जो पढ़ा रहे हैं वो ध्यान से समझेंगे, और उसके बाद जो पढ़ाएंगे उसको ध्यान से और समझें। क्या ध्यान से सुनोगे तो जितना कन्फ्यूजन है वो सब दूर हो जाएगा। एग्जॉस्ट चला दे। बटन होगा ना छोटा सा, दबा दो। टाइप लगाया इसको तो। किसी भी लिक्विड का जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं, उसका वेपराइजेशन ज़्यादा होगा या कम होगा? ज़्यादा होगा तो वेपर बनने वाला जो अमाउंट ऑफ वेपर बनेगा वो भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, तो वेपर प्रेशर भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। और मान ले एक ग्राफ बनाते हैं ऐसे, टेम्परेचर वर्सेस वेपर प्रेशर का। इंक्रीजिंग ग्राफ बनेगा कि डिक्रीजिंग ग्राफ पे? ऐसा ग्राफ बनता है। क्या? धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो वेपर प्रेशर क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। एक ऐसा टाइम आएगा जिस पे इसके ऊपर अप्लाइड प्रेशर, मान ले कि इसके ऊपर 2 ATM का प्रेशर लगा रहे, इसके ऊपर 2 ATM का प्रेशर लगा दे। इसके बाद टेम्परेचर बढ़ाने से क्या वो वेपर प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा बे? नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अगर कोई लिक्विड का कंटेनर है और ऊपर वेपर बन रहा है, ऊपर से मैंने प्रेशर लगा दिया 2 ATM का। क्या? ध्यान से देख। 2 ATM का प्रेशर लगाया, टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं तो वेपर क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। और जैसे ही 2 ATM पहुंचेगा, तो अब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ध्यान से सुन। टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा और बढ़ाएंगे, अंदर का प्रेशर 2 ATM से थोड़ा सा ज़्यादा मान ले हो जाता, थोड़ा सा ज़्यादा। ऐसे में ये पिस्टन को क्या करेगा बे? पुश कर देगा ऊपर। और ऐसे में यहाँ पे जो इसका वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, और प्रेशर वापस से फिर इसकी इस पे आ जाएगा, 2 ATM पे ही आ। ठीक है, फिर और टेम्परेचर बढ़ाओ। थोड़ा सा प्रेशर जैसे ही बढ़ेगा ये पिस्टन को क्या कर देगा? पुश कर देगा। और फिर से यहाँ का प्रेशर कितना बना रहेगा? 2 ATM। तो हीट करते रहो, हीट करते रहो, तो ये वेपर बनता रहेगा। लेकिन क्या यहाँ का वेपर प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अब नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब अब लिक्विड सीधा किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा? वेपर में ही कन्वर्ट होता रहेगा। और वही पॉइंट को हम लोग कौन सा पॉइंट बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। समझ में आ रही है बात? और मान ले कि मैं इस पर 3 ATM का प्रेशर लगा दूँ।
इसका वेपर प्रेशर यहाँ जाके बराबर हो गया है, जरा थोड़े और हायर टेम्परेचर पे जाके 3 ATM के बराबर होगा। समझ में आ रही है बात? तो अगर मैं प्रेशर बढ़ा दूंगा तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लीफ में हो। और इसी वजह से अगर मैं लखनऊ के अंदर पानी को बॉयल करता हूँ तो थोड़ा लेट में बॉयल होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होता है। पर अगर यही मैं नैनीताल चला जाऊँ या फिर शिमला चला जाऊँ, पहाड़ी इलाके में चला, वहाँ जो बॉइलिंग होती है पानी की 85 डिग्री से। अब ऐसा क्यों होता है कोई बता? क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर, यहाँ पे लखनऊ में एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, 1 ATM। और 1 ATM पे ये जो वेपर प्रेशर है जो कट करता है वो कितने डिग्री पे कट करता है, 100 डिग्री पे कट करता है। लेकिन जैसे ही पहाड़ी इलाके में जाते हैं ना, हिली एरियाज में जाते हैं, वहाँ पे प्रेशर थोड़ा सा क्या हो जाता है, कम हो जाता है, 0.9 ATM। और ऐसे में ये जो कट करता है यहाँ पे कितने डिग्री पे होता है, 85 डिग्री। ठीक है, अभी मत कहना कि 1 ATM पे 100 था तो 0.9 पे 90 होना चाहिए। क्या लीनियर वेरिएशन नहीं, 85 डिग्री पे ही वो बॉयल करना शुरू हो जाता है। ठीक है, अगर मैं बॉयल करता हूँ पानी को, कहाँ जल्दी बॉयल होगा, लखनऊ में जल्दी बॉयल होगा कि नैनीताल में भी? नैनीताल में जल्दी बॉयल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं खाना पकाता हूँ, जैसे मैगी बनाता हूँ, यहाँ पे मैगी बना रहे हैं तो जल्दी बनेगा, लखनऊ में जल्दी मैगी बनेगी या नैनीताल में जल्दी? लखनऊ में जल्दी मैगी बनेगी। ठीक है, अब मैं तो बताता हूँ ऐसा क्यों। क्योंकि पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है लखनऊ में क्या है, 100, और नैनीताल में क्या है, 85। खाने को जब पकाएंगे हाई टेम्परेचर पर पकाएंगे तो जल्दी पकेगा कि लो टेम्परेचर पकाएंगे तब जल्दी पकेगा? हाई पकाएंगे जल्दी पकेगा, 100 डिग्री पे खाना जल्दी बनेगा और 85 डिग्री पे खाना लेट पकेगा। ठीक है, और इसीलिए पहाड़ों पे खाना लेट पकता है। ठीक है, हालांकि पानी वहाँ पे जल्दी उबलता है, पर जल्दी उबलने का मतलब ये थोड़ी कि जल्दी 100 पहुँच गया है। जल्दी उबलने का मतलब कॉन्स्टेंटली अब वो 85 पे ही बॉयल करेगा। लेकिन यहाँ कितने पे बॉयल करेगा, पे 100 पे बॉयल करेगा। समझ में आ रही है बात? अब अभी रुक जा, प्लेट ढकने वाला भी अभी आ रहा है, अभी ओपन कंटेनर बना रहे हैं। मैगी कौन सा प्लेट ढक के बनाता है बे? मैं मैगी नहीं बनाया आज तक। हाँ तो तू रहने दे, मैगी बनाने वाले की बात कर। मैगी ओपन कंटेनर में ही बनता है ना? तुम लोग प्रेशर कुकर में मैगी बनाया हो कभी? अरे प्रेशर कुकर में मैगी नहीं बनती है ना? कभी बनाना भी मत है ना, फिर वो मैगी का हलवा बनेगा क्या? बहुत जल्दी हाँ वो तुरंत गल जाएगा, वो इतना जल्दी गलेगा फिर उसके बाद हलवा ही बनेगा। हाँ 2 सेकंड में। क्या? तो अगर मैं लखनऊ में मैगी बनाता हूँ तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बनाऊंगा तो वो जो मैगी होगी जल्दी बनेगी। लेकिन अगर मैं नैनीताल में जाके मैगी बनाता हूँ, वही मैगी ज़्यादा टाइम लेगी, 85 डिग्री सेंटीग्रेड पे बन। समझ में आ रही है बात? पर तुमने सुना होगा कि प्रेशर कुकर में जाना खाना जो है वो जल्दी पकता है ना। जैसे दाल बनाते हैं घर में, मम्मी दाल बनाती है वो प्रेशर कुकर में बनाते हैं, ताकि वो अच्छी चीज़ नहीं है। पर अगर ओपन कंटेनर में बनाया जाए, हाँ प्रेशर बिना लगाए बनाया जाए तो दाल को पक बहुत टाइम लगता है, दाल गलने में बहुत। प्रेशर कुकर में पकाओ तो दाल तुरंत गल जाती है। तो क्या रीज़न होता है? प्रेशर कुकर में एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया जाता है। प्रेशर कुकर का मतलब क्या है, उसमें प्रेशर लग रहा है, एक्स्ट्रा प्रेशर लग रहा है। तो अगर प्रेशर लगेगा तो अंदर पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अगर नॉर्मल ओपन कंटेनर में लखनऊ के अंदर बना रहे हो तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बनेगा। प्रेशर कुकर के अंदर ऑलमोस्ट 2 ATM से 3 ATM के बीच में प्रेशर रहता है, 2 से 3 ATM प्रेशर रहता है। जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है ऑलमोस्ट 175 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑलमोस्ट 175 डिग्री। अगर 175 डिग्री सेंटीग्रेड पे खाना बनाते हैं, जल्दी बनेगा कि 100 पे जल्दी बनेगा बे? 175 पे जल्दी खाना बनेगा। और इसीलिए प्रेशर कुकर में जल्दी खाना पकता है, क्यों? प्रेशर कुकर के अंदर जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। प्रेशर अप्लाइड प्रेशर बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। क्या? फिर हम क्यों कहते हैं यार कि ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है 100 होता है? क्या पानी का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स है कि नहीं है बे? फिक्स है या प्रेशर के ऊपर डिपेंडेंट है? प्रेशर के ऊपर डिपेंडेंट है। और फिर भी हम पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना बोलते हैं, 100, क्योंकि
तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 अपन बोलते हैं, वो बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, वो स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट। देखो, पहले इसके नीचे लिख लो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी लिक्विड इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर। प्रेशर बढ़ाएंगे, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? तो यहाँ पे आता है अब स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट। तो इसको इन जनरल हम लोग कॉमनली यूज करते हैं एज अ बॉइलिंग पॉइंट। देखो, स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट, जो बॉइलिंग पॉइंट तुम जानते हो ना, वो एक्चुअली में बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, वो स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट। तो टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड become equals to become equal 1 atm प्रेशर। कहीं कहीं पे 1 बार प्रेशर भी लिखा रहता है, पर फिलहाल एनसीईआरटी में अभी 1 एटीएम चल रहा है, हम यहाँ पे 1 एटीएम लेके चले। ठीक है? जब भी किसी लिक्विड का टेम्परेचर ओपन एटमॉस्फेयर में, ओपन टू एटमॉस्फेयर मतलब ऐसा नहीं कि नैनीताल के ओपन टू एटमॉस्फेयर, ऐसे एटमॉस्फेयर में जहाँ पे प्रेशर एक्चुअली में 1 एटीएम हो। हर जगह का प्रेशर 1 एटीएम होता है क्या बे? हर जगह नहीं होता। जहाँ पे 1 एटीएम प्रेशर है, वहाँ ओपन टू एटमॉस्फेयर में जब हीट करेंगे, जिस टेम्परेचर पे बॉयल होने लग जाए, उसको ही हम क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। और पानी 1 एटीएम प्रेशर पे उसका वेपर प्रेशर कितना, सॉरी, पानी कितने टेम्परेचर पे 1 एटीएम का वेपर प्रेशर शो करता है? 100 डिग्री पे शो। समझ में आ रही है बात? तो 100 डिग्री पानी का बॉइलिंग पॉइंट है कि स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट है? तो कुकर में स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा या ओपन कंटेनर में भी स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट हर जगह बराबर होगा, क्योंकि प्रेशर हर जगह इक्वल लगाएंगे। ठीक है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट दोनों जगह पे क्या होगा? डिफरेंट होगा। ठीक है। अच्छा, अगर मैं कुकर लेके नैनीताल में खाना बनाऊं और कुकर लेके लखनऊ में खाना बनाऊं, तो कब खाना जल्दी पकेगा? दोनों में सेम पकेगा। ठीक है, क्योंकि कुकर में जो प्रेशर लग रहा है वो दोनों जगह सेम ही लगेगा, है ना? तो वहाँ पे ऐसा नहीं कि वहाँ पे एक्स्ट्रा प्रेशर लग रहा है। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रहा है ना? ठीक। तो जब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, वेपर प्रेशर क्या होगा भाई? टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। कोई लिक्विड है ऐसा, वेपर प्रेशर ऐसा बढ़, और 1 एटीएम पे इसका वेपर प्रेशर किसी टेम्परेचर पे ऐसा 1 एटीएम हो जाए, इस टेम्परेचर को कौन सा टेम्परेचर बोला जाएगा? स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट बोला जाएगा। मैं इसे टीबी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। टीबी का मतलब क्या है? टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग या बॉइलिंग टेम्परेचर। है? अच्छा, एक बात बताओ, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है या सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज़्यादा? सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है। तो अगर मैं कोई सॉल्यूशन लेता हूँ ना, तो उसका ग्राफ इसके ऊपर होगा कि इसके नीचे पे? नीचे शुरू होगा, सोल्यूशन वाला ग्रीन से। ठीक है। अब मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो इसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा घटेगा पे? इसका भी बढ़ेगा, है ना? तो टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, वेपर प्रेशर क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। और जैसे टीबी पहुंचेगा, क्या 1 एटीएम पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया पे? नहीं पहुंच गया, थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा, नहीं? थोड़ा और बढ़ाएंगे तब यहाँ पे जाके, यहाँ पे कहीं जाके ये बराबर पहुंच, दिखाई दे रहा है? ये जो पॉइंट है, ये जो टेम्परेचर है, ये उसी टेम्परेचर पे होगा कि ये थोड़ा हायर टेम्परेचर पे होगा? मैं मान लेता हूँ कि ये जो टेम्परेचर है वो टी प्लस डेल्टा टी बी के बराबर है। ये जो गैप है वो क्या होगा? डेल्टा टी बी। और इसी डेल्टा टी बी को हम लोग बोलते हैं एलिवेशन इन क्या? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट नहीं, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन का थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। और ये जो डेल्टा टी बी होता है, ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मोलैलिटी के यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे, क्या बनेगा? टी बी
हम एक कांस्टेंट के बी इसके बराबर कोई मॉड्यूल लेके आया आप? देखो, वेयर के बी इज अ कांस्टेंट कॉल्ड, ये वाला कांस्टेंट, इसको हम लोग मोलल एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं। मैं पर्टिकुलरली मोलल एलिवेशन कांस्टेंट बोलना पसंद करता हूँ क्योंकि ये वाला थोड़ा मुश्किल है, बोलना नहीं है, खाली लिखना है। वेयर के बी इज अ कांस्टेंट कॉल्ड, ये वाला कांस्टेंट, और मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। और जो के बी की वैल्यू होती है वो ये होती है MRTV स्क्वायर डिवाइड बाई 1000 इंटू डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन। डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन पढ़े हो ना? एम क्या है यहाँ पे? मॉलिक्यूलर मास ऑफ लिक्विड, ठीक है। आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, टीबी उसका बॉइलिंग पॉइंट है, और डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन तुम्हें पता है क्या होता है। एक छोटा सा क्वेश्चन आप लिए, मोलैलिटी बढ़ाएंगे तो डेल्टा टीबी क्या होगा? बढ़ेगा घटेगा बे? बढ़ेगा। और टीबी क्या होगा? वो भी बढ़ेगा। टीबी भी क्या होगा? बढ़ेगा। हाँ, तो बॉइलिंग पॉइंट भी कंसंट्रेशन डिपेंड कर रहा है, और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी कंसंट्रेशन डिपेंड कर रहा है। पर इसमें से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सा है, बॉइलिंग पॉइंट या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ही सिर्फ मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली नहीं है। ठीक है ना भैया? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? नहीं? कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, मोलैलिटी अगर बढ़ा रहे हैं, डेल्टा टीवी बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा ना। अगर मोलैलिटी डबल कर दूं, डेल्टा टीबी क्या हो जाएगा? डबल। ट्रिपल करने से ट्रिपल, ठीक है। पर कंसंट्रेशन बढ़ाने से बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ेगा घटेगा? जब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट कैसे कांस्टेंट रहेगा? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है पता है? इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। अगर मैं कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा तो इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, तो फाइनल बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? वो भी बढ़ेगा। यही तो बोलना था, कांस्टेंट कैसे हो रहेगा? पर जो बॉइलिंग पॉइंट होगा क्या मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? क्या मोलैलिटी डबल कर देने से बॉइलिंग पॉइंट डबल हो जाएगा? डबल नहीं होगा ना। सिर्फ क्या डबल होगा? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कौन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कौन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बने? यही समझा रहा था तो। इससे पहले चाइनीज में समझा रहे थे। बैठ जा। और किसी को जिसको नहीं समझ में आया हो, फिर से बताएंगे बे, हाथ उठाओ बता। अरे तुझसे पूछ रहा हूँ। ठीक। देखो, एक छोटा सा क्वेश्चन, बहुत ही छोटा सा।
कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 2 मोलल, मोलल बोले हैं मोलैलिटी, 2 मोलल एक्वस सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, मोलल एक्वस सोल्यूशन ग्लूकोज। जल्दी करो। ये भी दिया हुआ है वाटर का 0.052, 052 नहीं 0.52, 0.52 kg केल्विन पर मोल, kg केल्विन पर मोल। यही नहीं पता क्या निकाल। कितने लोग कुछ ना कुछ आंसर निकाल लिए? फॉर्मूले में रखना था बस, इस फॉर्मूले में रख के आंसर नहीं। ये बतो ना, बहुत ही आसान था। डेल्टा टी बी होता है, वो होता है के बी इंटू एम, यही होगा। तो के बी कितना दिया है? 0.52 के जी कैलविन पर मोल, यही आएगा। और मोलैलिटी कितना दिया है? मोलैलिटी की यूनिट क्या होती है? 2 मोल पर के जी, यही आएगा। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? के जी मोल कैंसिल हो, खाली क्या बचा है? कैलविन। ये जोड़ के बता कितना आ रहा है? 1.0 कैलविन। क्या ये बॉइलिंग पॉइंट है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट? जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो आएगा 100 प्लस 1.04 101 पॉइंट डिग्री सेंटीग्रेड। क्या? या फिर अगर केल्विन में करना चाहते हो, 3 वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है केल्विन में भी? 373 प्लस 1.04 तब आएगा 374 पॉइंट। तुम इसको 374 भी लिख सकते हो, 0.04 लिखने की जरूरत है। केल्विन में इतना आएगा और डिग्री सेंटीग्रेड। कितने लोग दोनों में से कोई भी एक आंसर सही से निकाल पाए? दोनों सही है। अच्छा, अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर, केल्विन स्केल पे कितना बढ़ाएंगे? एक ही बढ़ाएं। अगर 1 केल्विन इंक्रीज हो रहा है तो डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना इंक्रीज होगा? एक ही increase। ये समझ में आया? एक और ऐसा ही देंगे तो कर लोगे। देखो, कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ aqueous solution of glucose, aqueous solution of glucose having mole fraction, having mole fraction of glucose equals to 0.4, having mole fraction of 0.4। क्या? के बी दिया हुआ है 0.52 kg केल्विन पर मोल। जल्दी करो। अभी इस बार क्या ही किया है, मोलैलिटी ना दे के क्या दे रखा है? मोल फ्रैक्शन। फिर कैसे निकालेंगे बे? मोल फ्रैक्शन वाला फॉर्मूला पता है क्या?
मोल फ्रैक्शन का तो इसके साथ फॉर्मूला नहीं पता, पर क्या मोल फ्रैक्शन को मोलैलिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है? पढ़ा है ना कभी ज़िंदगी में? और इसीलिए कहा था कि वो कन्वर्जन बढ़िया से पढ़ लेना। एटलीस्ट मोल फ्रैक्शन का मोलैलिटी और मोलैलिटी का मोल फ्रैक्शन में कन्वर्जन तो अच्छे से पढ़ ही लेना आता। कितने लोग कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन लिख लिया एटलीस्ट? पर एक्सप्रेशन तो लिखा ही जा सकता था, क्योंकि अगर मोल फ्रैक्शन दिया है ग्लूकोज का, कितना पॉइंट 0.4 दिया, मतलब कि पानी का मोल कितना है? 0.6, यही है ना बे? तो मोलैलिटी आएगी वो कितनी आएगी? मोल फ्रैक्शन मोल्स ऑफ ग्लूकोज 0.4 डिवाइडेड बाई 0.6 इंटू कितना? 18 इंटू ऊपर कितना? 1000। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? ये कितने लोगों को नहीं समझ में आ रहा है वो हाथ उठाओ कि ये कैसे आया। अबे हाथ उठाओ। उठा रही है? उठा रही है, ठीक। और बाकी लोगों को ये कितने लोगों को समझ में आ रहा है वो हाथ उठाओ। कि हाथ तुझे भी नहीं समझ। मोलैलिटी क्या होता है? पर होता है मोल्स ऑफ सल्यूट, और नीचे क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये होता है ना बे? और इनटू कितना? 1000, ये ग्राम में होना चाहिए। मोल्स ऑफ सल्यूट कितना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज अगर 0.4 है तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज मान ले 0.4। पानी का कितना होगा? 0.6। जल्दी से बता, मोल्स ऑफ सल्यूट कितना है इसमें? 0.4। और वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मोल कितना दिया है? 0.6। अगर मोल दिया हो तो वेट कोई बता पाया आज तक? क्या करोगे? 18 से मल्टीप्लाई। और ये ग्राम में आया तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? यही मोलैलिटी आया। और इस मोलैलिटी में केबी से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ये जो आएगा यही क्या आएगा? डेल्टा टी। जो बॉइलिंग पॉइंट होगा 100 प्लस ग्रह, और ये डिग्री सेंटीग्रेड में आएगा। ऑप्शन में देख लेना, अगर केल्विन में दिया रहेगा तो यहाँ पे 273 373 ऐड कर देना, ठीक है। अगर रिलेटिव रिलेटिव लोअरिंग कर रहा हूँ, अगर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आ गया तो क्या बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा? जिस भी यूनिट में पूछेंगे उस यूनिट में ना बे। कितने लोग ये एक्सप्रेशन एटलीस्ट सही से लिख पाए थे? कितने लोग थोड़ा सा गलत किया इसमें? थोड़ा सा, थोड़ा। अरे जल्दी बोल। गलत। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, कमजोर दिमाग वाले नहीं लगाएंगे, लिख। लोग लिख ही नहीं रहे हैं इसको। अभी क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे, घर से कर लेना, करके हमको दिखा देना। डिस्कस नहीं होगा ये, ठीक है? देखो, कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया
having vapor pressure, having vapor pressure 684 millimeter Hg, 684 millimeter Hg at 100 degree centigrade, at 100 degree centigrade. ये भी दिया हुआ है 0.52 kg केल्विन पर मोल, 0.52 kg केल्विन पर मोल, वही है जो रहता है। तुम्हें इस यूरिया सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बताना है, इसका वेपर प्रेशर कितना दे रखा है 6.684 मिलीमीटर एच। क्या कर लोगे ना बे? देखो फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? इस पे फ्रीज होता है, ये आंसर नहीं सुनना, मुझे पता है। मुझे फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है? वेपर प्रेशर के टर्म्स में कोई बताएगा फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? प्रोसेस हो रहा है अभी यार, कुछ तो मतलब पहले से थोड़ा सा पढ़ के आया करो, थोड़ा सा तो आंसर दिया करो भी। टू, हाँ बता। वेपर प्रेशर का टर्म यूज, वेपर प्रेशर के टर्म्स में आंसर। उसमें वेपर प्रेशर का टर्म यूज कर दिया, वाह ये टैलेंट है। लिखो, लिखो वेपर प्रेशर फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन, टेम्परेचर एट विच temperature at which vapor pressure of a liquid become equal the vapor pressure of its solid। ऐसा टेम्परेचर जिस पे लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके सॉलिड के वेपर प्रेशर के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, उस टेम्परेचर पे ही जो लिक्विड है वो क्या होना शुरू होता है, फ्रीज होना शुरू होता है। ठीक है, कोई भी लिक्विड कब फ्रीज होना शुरू होता है, जब उसका वेपर प्रेशर उसके सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए। अच्छा एक बात बताओ, लिक्विड में ज़्यादा वेपर बनेगा या सॉलिड में ज़्यादा वेपर? सॉलिड में वेपर नहीं बनता है। तूने सब्लिमेशन कभी नहीं पढ़ा? सब्लिमेशन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? आइस का वेपर बनता है कि नहीं बनता है? आइस को ओपन कंटेनर में रख के देख, क्या आइस अगर ओपन कंटेनर में रखोगे ना तो आइस मेल्ट भी होगा, और जो मेल्टेड आइस है वो वेपराइज भी होगा। क्या? पहले लिक्विड में आएगा और फिर वेपर में कन्वर्ट होगा, पहले वेपर में भी जाता है। ये तीनों के तीनों स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम होते हैं, और दोनों ही, हाँ सॉलिड भी वेपर बनाते हैं अगर प्रेशर कम कर दे। जैसे मान ले कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही रखते हैं और हीट नहीं कर रहे, क्या जहाँ पर चारों तरफ बर्फ जमी रहती है, पोल्स पे जाओ, क्या है ना, जहाँ चारों तरफ बर्फ जमी है, क्या वहाँ ह्यूमिडिटी नहीं होती? वो वेपर कहाँ से आया होगा? आया होगा ना। इसका मतलब आइस भी क्या होती है, डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट होती। क्या समझ में आई बात? हाँ, तो आइस भी वेपर में, सॉलिड भी वेपराइज होता है, बस उसका कंटेंट थोड़ा सा क्या रहता है, कम रहता है। तो सॉलिड के वेपर कम बनते हैं और लिक्विड के वेपर क्या बनते हैं, ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, तो किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, सॉलिड का या लिक्विड का? लिक्विड का वेपर प्रेशर ज़्यादा हो। अगर मान ले कि ये लिक्विड है और उसका वेपर प्रेशर का ये ग्राफ बना रहे हैं कि टेम्परेचर घटाने से वेपर प्रेशर क्या होगा, घटेगा। अच्छा, जो सॉलिड होगा उसका वेपर प्रेशर कुछ यहाँ पे होगा नीचे, क्या? और इसका भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका भी वेपराइजेशन क्या होगा,
ज़्यादा होगा। तो एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिस टाइम पे लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा? सॉलिड के। ये जो टेम्परेचर होता है, इसी टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट, टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग, या इसको हम टीएफ से रिप्रेजेंट करते हैं। टेढ़ा हो गया नहीं? इसको हम टेम्परेचर ऑफ क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग बोलते हैं। ये किसका किसका वेपर प्रेशर का ग्राफ बनाया है? ये येलो कलर का सॉलिड। और ये किसका बनाया है बे? लिक्विड, प्योर लिक्विड। क्या तकलीफ में तो नहीं हो? अच्छा, सोल्यूशन का जो बॉइलिंग, सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा, वो लिक्विड वाले से ज़्यादा होगा कि लिक्विड वाले से कम होगा? कम हो। सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है, तो जो सोल्यूशन का ग्राफ बनेगा वो इसके ऊपर होगा कि इसके नीचे पे? नीचे। ये रहा सोल्यूशन। इसका टेम्परेचर घटाते जाओ, तो अब ध्यान से देखो, घटाते घटाते यहाँ पे आके क्या सॉलिड के टेम्परेचर बराबर हो जा रहा है? नहीं हो रहा है। थोड़ा सा और घटाना पड़ेगा, तब जाके इस जगह पे आके ये क्या बनेगा? सॉलिड के बराबर हो। दिखाई दे रहा है? और टेम्परेचर कम करना होगा, तो ये जो टेम्परेचर है, ये जो पर्टिकुलर टेम्परेचर, ये पुराने वाले टेम्परेचर से ज़्यादा है कि कम? इसको बोलते हैं टी एफ माइनस डेल्टा टी एफ। ठीक है? और ये जो गैप है, इसी को हम क्या बोलते हैं? डेल्टा टी एफ बोलते हैं। और ये जो डेल्टा टी एफ होता है, यही हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? मोलैलिटी। ठीक है? तो ऑब्वियसली ये जब यहाँ एक कांस्टेंट लगाएंगे, तो हम के एफ बोलते हैं। क्या? ये जो के एफ है, इसको हम मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। देखो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या डेल्टा टी एफ। डिप्रेशन, ये वाला डिप्रेशन है, डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट। वो जो होता है वो वाला डिप्रेशन नहीं, वो नहीं होता। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और ये पूरा छाप लेना और लिखना, वेयर के एफ इज अ कांस्टेंट कॉल्ड क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। के एफ को कौन सा कांस्टेंट बोलते हैं? क्रायोस्कोप। या इसको मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट भी बोल सकते हो। ठीक है? जो के एफ की वैल्यू होती है, ये होती है एम आर टी बाई 1000 डेल्टा एच ऑफ फ्रीजिंग। एक छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं। अच्छा, छाप रहे हो? लिख लिया? लिखो, कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ
2 मोलल aqueous solution of urea. KF दिया हुआ है 1.86 kg Kelvin per mole. कितने लोग कुछ ना कुछ आंसर निकाल लिए? बहुत ही आसान सा था, फॉर्मूले में बस रखना था। ठीक है, फॉर्मूले में रखते हैं। जो डेल्टा टीवी होता है, मोलालिटी कितना है 2 और केएफ कितना है, बस ये दो नंबर मल्टीप्लाई करना था। और अगर ये दो नंबर मल्टीप्लाई करने नहीं आता क्या आगे मैं कुछ नहीं। समझदार हो? कितना आ रहा है? केल्विन। अब ये फ्रीजिंग पॉइंट है या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट? ये फ्रीजिंग पॉइंट नहीं है, इतना फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट वैसे पानी का होता कितना है? एलटीएफ होता है 0, तो फ्रीजिंग पॉइंट आएगा क्या आएगा? 0 -3.72 क्या आएगा? -3.72 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर केल्विन में पूछेगा तो इसी में क्या ऐड कर दोगे? 73। तो अगर केल्विन में बताना है तो 273 माइनस 3.72 कर लेना, जो भी आंसर आएगा वही आंसर। समझ में आ रहा है? और करो। कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज सोल्यूशन having molality नहीं, having mole fraction, काट दो, मोलालिटी काट दो, having mole fraction of water 0.7, having mole fraction of हाँ केएफ की वैल्यू वही है जो ऊपर वाले क्वेश्चन में थी। पानी का केएफ अलग अलग हर क्वेश्चन में बदलेगा थोड़े पे। कितने लोग वो एक्सप्रेशन लिख ले जिसको सॉल्व करने से आंसर आ जाएगा? बहुत ही आसान सा था। यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या दे रखा है? हम वाटर कितना 0.7, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज थे यूरिया
ग्लूकोज, ये कितना आएगा? 0.3। कोई मोलालिटी का एक्सप्रेशन लिख सकता है क्या? मैं एक बार में लिखूंगा, समझाऊंगा नहीं, क्या? बताना मोलालिटी का एक्सप्रेशन सही लिखा हूँ कि नहीं। 0.3 डिवाइडेड बाई 0.7 इंटू 18 इंटू, ये मोलालिटी का एक्सप्रेशन अपने मन से कितने लोग सही से लिख पाए? कितने लोग थोड़ा सा गलत किए? बुझा दो उठाओ। ये समझ में आ रहा है ना बे? ठीक है। अच्छा, मोलालिटी को मोल फ्रैक्शन में तुरंत कन्वर्ट कर लो। ऐसा, मोल फ्रैक्शन को मोलालिटी में कन्वर्ट कर लेते हो तो मोलालिटी को भी मोल फ्रैक्शन में कर लोगे ना? कर लेना। अब ये तो मोलालिटी है, इसमें किससे मल्टीप्लाई किया जाए? के एफ से, 1.86 से। ये आएगा हमारा डेल्टा ई एफ। क्या? जो टी एफ आएगा, आएगा यही, क्या, अब डिग्री सेंटीग्रेड, क्या, पर केल्विन में होगा तो ये 270 केल्विन। क्या? सॉल्व करके आंसर निकालना, ये सॉल्व करना मेरा काम नहीं है। क्या? आंसर नहीं बताना है, तुम्हारा आंसर समझ में आ रहा है? एक और क्वेश्चन। वैसे दिखने में तो ये क्वेश्चन कठिन जैसा है, पर कैलकुलेशन बहुत आसान है अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तब। क्या? देखो, 1180 ग्राम्स, 1180 ग्राम्स, 1180। नोकिया का मोबाइल नंबर लग रहा। 1180 ग्राम, वन मोलल, वन मोलल aqueous solution of glucose was kept at, was kept at -3.72 degree centigrade, -3.72 degree centigrade. Calculate weight of ice separated from the solution. Weight of ice separated from the solution. KF दिया है 1.86। क्योंकि इस क्वेश्चन में पेन नहीं चलाना है, सिर्फ दिमाग चलाना है। के पास दिमाग की कमी है, अटेम्प्ट ना करें।
कितने लोग कुछ ना कुछ आंसर सोच लिए या निकाल लिए? अब इस क्वेश्चन में कैसे तो सॉल्व करेंगे, इससे बड़ा क्वेश्चन ये है, इसमें अप्रोच कैसे करेंगे, इसमें सोचेंगे कैसे कि कर क्या रहे हैं। ग्लूकोज लिया है, उसको -3.72 रखा है, और फिर पूछ रहे हैं कि पानी आइस कितना सेपरेट होगा। थोड़ा टिप टाइप का है। इस क्वेश्चन को मैं तुम्हें समझाता हूँ, ध्यान से समझना, और के बाद जो अगला क्वेश्चन दूंगा उसे कर, ठीक है? जब भी कोई वाटर फ्रीज होता है किसी कंटेनर में, प्योर वाटर है, ध्यान से सुनो, अब प्योर वाटर होगा, ये फ्रीज होगा, इसको कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे ये फ्रीज होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये फ्रीज होता है। ठीक है? अब फ्रीज होता है, जब जैसे ही 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखेंगे ना, तो यहाँ पे एक क्रिस्टल ऑफ आइस बने। क्या ये हल्का होगा कि भारी होगा बे? हल्का होगा, थोड़ा ऊपर बनेगा, क्रिस्टल ऑफ आइस बनेगा। ठीक है? तो अभी जैसे ही एक छोटा सा क्रिस्टल ऑफ आइस बनेगा ना, तो बचा हुआ पानी है, अभी उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, या उससे ज़्यादा हो जाएगा, या उससे कम हो जाएगा? बचा हुआ पानी भी प्योर वाटर ही है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट अभी भी क्या रहेगा? 0। और टेम्परेचर अभी भी कितना है? 0। अगला जो क्रिस्टल बनेगा भी 0 पे ही बनेगा। क्या फिर से बचा हुआ पानी, फिर से उसका टेम्परेचर क्या रहेगा, फ्रीजिंग पॉइंट कितना रहेगा? 0। फिर से तीसरा क्रिस्टल बनेगा, और ऐसे थोड़ा थोड़ा क्रिस्टल बनता रहता है, धीरे धीरे क्रिस्टल बनता रहता है, धीरे धीरे क्रिस्टल बनता, ठीक है, आइस का। और ऐसे धीरे धीरे पूरा पानी क्या हो जाएगा? फ्रीज हो जाएगा, अगर मैं इसको कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे मेंटेन करके रखता हूँ? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेंटेन करके। समझ में आता है सबको? पर जैसे ही हम कोई सोल्यूशन लेते हैं, ऐसे में जो हिसाब किताब होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। मान ले इसके अंदर कोई सल्यूट भरा हुआ, क्या, और इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है, मान ले 1 मोलल, 1 मोलल है। अब 1 मोलल होगा, डेल्टा टी एफ कितना होगा? 1.86। टी एफ कितना होगा बे? -1.86। ये कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज होना शुरू होगा? -1.86 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज होना शुरू होगा। और इसका क्या मतलब है वो मैं तुम्हें समझाता हूँ। ये फ्रीज होना शुरू होगा क्यों बोल रहा हूँ, फ्रीज होना क्यों नहीं बोल रहा हूँ, है ना? -1.86 डिग्री सेंटीग्रेड पे जैसे ही रखेंगे, यहाँ पे इस सोल्यूशन के अंदर एक फर्स्ट क्रिस्टल ऑफ आइस बनेगा, पहला क्रिस्टल एक बनेगा। पर वो जो फर्स्ट क्रिस्टल होगा उसके अंदर ग्लूकोज भी होगा कि खाली पानी होगा? खाली पानी। हाँ, जब फ्रीज होता है तो खाली पानी बनता है, तो पानी ही फ्रीज होके आइस में, क्या? अब पानी फ्रीज हो गया, अब वो जो छोटा सा क्रिस्टल बना, वो सोल्यूशन का पार्ट है कि नहीं है बे? अब ये बचे हुए सोल्यूशन का पार्ट नहीं है, अब वो सॉलिड बन गया, निकल गया। तो अब जो सोल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन थोड़ा सा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? और जब सोल्यूशन थोड़ा कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, तो डेल्टा टी एफ थोड़ा सा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और ऐसे में जो टी एफ होगा वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो अब जो फ्रीजिंग पॉइंट है, अब जो फ्रीजिंग पॉइंट है इस बचे हुए सोल्यूशन का, वो कितना होगा? 1.87 हो जाएगा। बचे हुए सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो जाएगा? 1.86 से थोड़ा और कम, 1.87 हो जाएगा। समझ में आई बात? अब मैं इसका टेम्परेचर 1.86 पे रखूंगा, तो सिर्फ एक क्रिस्टल ऑफ आइस बनेगा, उसके बाद फिर ये फ्रीज नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? इसके बाद क्योंकि बचे हुए सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया? घट गया है, तो क्या 1.86 पे बचा हुआ सोल्यूशन फ्रीज होगा? अरे बोलना। अब मुझे इसका टेम्परेचर 1.87 करना पड़ेगा, और 1.87 जैसे ही करूंगा, एक और क्रिस्टल ऑफ आइस बनेगा। और जैसे ही एक क्रिस्टल ऑफ आइस बनेगा, छोटा सा क्रिस्टल बनेगा, बचा हुआ सोल्यूशन का कंसंट्रेशन फिर से क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब ये बचा हुआ सोल्यूशन जो है,
-1.88 पे फ्रीज हो। समझ में आ रहा है पैटर्न धीरे धीरे? अब इस पे एक और क्रिस्टल ऑफ आइस बनेगा, क्या? इसके बाद फिर इसका टेम्परेचर और घटता जाएगा, तो घटते घटते इसका हमने टेम्परेचर कितना कर दिया है? 3.7, 3.72 पे इतना आइस बनेगा जिससे कि बचे हुए सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो जाए? 3.7। समझ में आ रही बात? अब बचे हुए सोल्यूशन का अगर फ्रीजिंग पॉइंट -3.72 है, तो उस हिसाब से जो रिलेटिव जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना हो जाएगा? 3.72। और उस टाइम पे मोलालिटी कितनी है अपने को नहीं पता, 1.86 के बराबर। उस पर्टिकुलर टाइम पे जो बचे हुए सोल्यूशन की मोलालिटी है वो कितनी आएगी, वो निकाल सकते हो? 2 मोलल आएगा। दिख रहा है ना? पहले कितना मोलल था? 1 मोलल। और अभी कितना मोलल है? क्या समझ में आ रही है बात? तो 1 मोलल सोल्यूशन था, -3.72 पे रखेंगे तो बचा हुआ सोल्यूशन 2 मोलल का हो जाएगा और आइस निकल। क्या अब अपने को पता नहीं कितना आइस निकले? पहले अपन पता करते हैं कि ये 1080 ग्राम 1 मोलल ग्लूकोज सोल्यूशन में कितना ग्लूकोज और कितना पानी। इसमें ग्लूकोज होगा 180 ग्राम और पानी होगा, यही होगा ना बे? हाँ, तो कितना मोल होगा जरा ये बताना ये? 1 मोल। और इसका वेट कितना है? 1 kg, तो मोलालिटी कितनी आएगी? ये समझ में आ रहा है? पर सेम यही ग्लूकोज में अब बचे हुए में यहाँ पे देख, खाली ग्लूकोज है, पानी निकल गया, मोलालिटी कितनी हो गई? 2 मोलल। तो कोई बता सकता है कि अब उसमें कितना पानी रहा होगा जिससे मोलालिटी 2 मोलल हो जाए? क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया। अभी यहाँ पे बचे हुए सोल्यूशन की मोलालिटी कितनी है बे? 2 मोलल। वहाँ पर आइस में सिर्फ क्या निकल रहा है? तो यहाँ पर ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ा है कि घटा है? ग्लूकोज का अमाउंट उतना ही है, कितना? 1 मोल। और नीचे वेट ऑफ सल्यूट मान ले, पता नहीं कितना वेट ऑफ सल्यूट कितना है, x। और इनटू क्या करोगे? 1000। ये कितने के बराबर है? के बराबर। तो क्या कोई इसको सॉल्व करके x की वैल्यू बता सकता है? x की वैल्यू कितनी आई? 500 ग्राम। मतलब इस सोल्यूशन में कितना ग्राम पानी है? पहले कितना ग्राम पानी था? बर्फ कितना बना होगा? हम कब? समझ में आ रहा है? यही क्वेश्चन। अब ये कहेंगे सर हम ये कैसे सोचेंगे? बिल्कुल ये नहीं सोच पाओगे, इसीलिए मैंने बताया। अब अगला दे रहे हैं, क्या इसमें कुछ कैलकुलेशन करना है क्या बे? कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं करना। और पेन तो बिल्कुल नहीं चलाना था, पेन मैं इसलिए चला रहा हूं क्योंकि तुम्हें समझाना था। क्या हुआ? सदमे में हो क्या तुम लोग? अच्छा प्रोसेस कर लो इसको पहले। हाँ, धीरे धीरे अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो ग्लूकोज फ्रीज नहीं होगा। अच्छा देखो, वैसे अगर तुम फ्रीज करोगे ना, आइसक्रीम बनाते हैं तो उस टाइम पे पूरा एक साथ फ्रीज हो जाता है। ऐसा नहीं होता है, वो धीरे धीरे ही फ्रीज होता है, पर क्योंकि टेम्परेचर हमने ऑलरेडी बहुत कम कर रखा है, ठीक है, एक साथ से सारे क्रिस्टल बनते हैं और इसलिए ग्लूकोज को निकलने का टाइम नहीं मिलता। अगर धीरे धीरे फ्रीज करेंगे तो ग्लूकोज बैठ जाएगा, ठीक है। और आइसक्रीम की बात नहीं कर रहा हूँ, तुम लोगों ने वो बर्फ़ वाली पानी वाली आइसक्रीम खाई है? पानी वाली अगर आइसक्रीम खाई होगी तो तुमने देखा होगा कि पानी के जो जो ऊपर वाला पोर्शन होता है वो बर्फीला होता है और नीचे वाला पोर्शन में कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। ये देखा है या नहीं देखा? वो इसीलिए होता है। क्यों होता है? अब वो करें, अब कुछ करें नहीं सर हमने नहीं देखा, तो जाके पानी वाला आइसक्रीम खा के देखो। तो ऐसा होता है क्योंकि शुरू में पहले बर्फ जमता रहता है और बाद में क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी कम रहता है तो फिर जो शुगर उसके अंदर डिजॉल्व रहता है वो भी जमना शुरू हो जाता है उसके साथ ही। ठीक है। अब पूरा बर्फ जमाओगे तो ग्लूकोज भी जम जाएगा। पूरा नहीं जमा है, आधा ही जमा है। क्या? देखो एक छोटा सा, कोई बात नहीं है, इसीलिए समझा के अगला क्वेश्चन दे रहे हैं। और अगले वाले क्वेश्चन में डेटा आसान होगा पर कैलकुलेशन टफ। इस बार डेटा टफ लग रहा था। 1180 ग्राम
KF की वैल्यू इतनी -3.72 ग्राम दिए थे, पर कैलकुलेशन आसान था। इस बार कैलकुलेशन टफ होगा, लिखो एक बार और समझा दें। ये यूट्यूब वीडियो चल रहा है, रिप्ले कराएंगे, जो रिप्ले देख लेना उसमें। अरे खरा हो जाए, अरे खरा हो जाए। अरे गुस्सा हो गया यार, ये बताओ। अरे बता रहे हैं तो बेइज्जती भी नहीं करेंगे, उतना तो हक है ना मेरा। अच्छा ठीक ठीक, कंट्रोल हो जा, कंट्रोल हो जा, शांत हो जा। अरे बता रहे हैं यार। तो तू गुस्सा नहीं है? अरे बता तो रहे हैं, ये भी तो कहा कि बताएंगे। अब हम ही से लड़ाई करोगे तुम क्लास में, बताओ। एक बात बताओ, फ्रीजिंग पॉइंट का क्या हिसाब किताब होता है, तुम्हें पता है? फ्रीजिंग पॉइंट में मैंने बताया 1 मोलल एक्वा सोल्यूशन, ठीक है? अब 1 मोलल होगा 1180 ग्राम 1 मोलल ग्लूकोज में। कितना ग्राम ग्लूकोज है और कितना ग्राम पानी है, ये तो निकाल लोगे ना? ये तो निकाल लेगा ना? हाँ, कि 180 ग्राम ग्लूकोज है, 180 ग्राम ग्लूकोज का मतलब 1 मोल ग्लूकोज है। और 1000 ग्राम पानी है, मतलब 1 किलोग्राम पानी है, मतलब मोलालिटी कितनी आएगी? ग्लूकोज कितना, पानी कितना, ये अलग अलग कर लिया। ठीक। अब 1 मोलल ग्लूकोज सोल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो कितना होगा? -1.86। और रखे उसको कितने पे हैं? -3.72 पे। यही रखे है ना? जब -1.86 पे रखेंगे, क्या ये फ्रीज होगा कि नहीं होगा? -1.86 पे फ्रीज होगा कि नहीं होगा? होगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा क्रिस्टल बनेगा, और एक छोटा सा क्रिस्टल बनेगा, उसके बाद जो बचा हुआ सोल्यूशन है उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो कम हो जाएगा, ये थोड़ा सा पानी निकल गया उसमें से, पानी थोड़ा सा निकल जाएगा तो बचा हुआ सोल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब बचे हुए सोल्यूशन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, बचे हुए सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? हट जाएगा। अब बचा हुआ सोल्यूशन -1.86 पे फ्रीज नहीं होगा। कितने फ्रीज होगा? थोड़े ज़्यादा पे, पता नहीं कितने। क्या? अब मान लें कि थोड़े ज़्यादा, थोड़ा और कम टेम्परेचर कर दिया, तो अब इस पे अगला क्रिस्टल बनेगा। क्या? फिर ये धीरे धीरे इसका इसका फ्रीजिंग पॉइंट, बचे हुए सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता जाएगा? घटता जाएगा। तो फिर थोड़ा सा और कर ले, थोड़ा और घटाता, जैसे जैसे टेम्परेचर घटाएंगे वैसे वैसे यहाँ पे आइस बनता जाएगा। ठीक है? तुम्हें बताना है कि जब इतना टेम्परेचर पहुंचेगा तो यहाँ से कितना आइस निकल चुका। क्वेश्चन ये था। अब क्वेश्चन समझ में आया? अब सवाल ये है कि इसको सॉल्व कैसे करें। सॉल्व करने का ये है कि मान ले कि कुछ x ग्राम आइस सेपरेट हो गया। क्या? मान ले कि x ग्राम आइस निकल गया। पहले पानी कितना था? 100। और पहले ग्लूकोज कितना था? 180। 1 मोल था ना? तो उस टाइम पे मोलालिटी कितनी आएगी, बता सकते हो? मोलालिटी आएगी मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। यही आएगा? यही आएगा ना? और ये मोलालिटी है, इसमें KF से मल्टीप्लाई करो तो उस टाइम पे फ्रीजिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग फ्रीजिंग पॉइंट कितना आएगा? मोलालिटी इंटू KF। और ये कितने के बराबर आएगा? 3.72। मतलब बचे हुए सोल्यूशन का जो रिलेटिव लोअरिंग फ्रीजिंग पॉइंट होना चाहिए, लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट होना चाहिए, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वो 3.72 होना। ठीक है? सॉल्व कर डाल लेना। समझ में आया सबको? बैठ जा। अब भाग यहाँ से। लिखो एक क्वेश्चन। 500 grams of 500 grams of 2 molar aqueous solution of glucose, 500 grams of 2 molar aqueous solution of glucose was kept at -5 degrees centigrade.
-5 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट वेट ऑफ आइस सेपरेटेड फ्रॉम द सोल्यूशन। एफ उतना ही है 1.86। एफ 1.86 करो। ये वाला करना पड़ेगा। मैं तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। मान लो कि जो वेट ऑफ आइस है वो डब्लू। हाँ 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 हाँ, बोलना नहीं है, करके आंसर। एक्सप्रेशन लिख दो, क्योंकि आंसर निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा। कैलकुलेशन टफ है, पहले ही बता दिया हूँ। खाली वो एक्सप्रेशन लिख दो जिसको सॉल्व करने से आंसर आ जाए। क्या? कितने लोग वो एक्सप्रेशन लिख ले जिसको सॉल्व करने से आंसर आ जाएगा? मैं सॉल्व नहीं करूँगा फिर। तो कर लेना। मेथड बता दिया है, वैसे ही करेंगे। पहले ग्लूकोज में से पहले पता कर लेना कितना ग्लूकोज कितना पानी है ना। तो ग्लूकोज का ग्लूकोज, पानी का पानी कर लेना। फिर उसके बाद ये लगा के फॉर्मूला लगाना, सीधा आंसर है। ठीक। लिखो। अस अ सर मुझे नहीं पता। अभी बना के ऐसे रेंडमली कुछ नंबर दे दिया तो हमें आंसर थोड़े पता। आंसर नहीं पता मुझे। एक्सप्रेशन मुझे दिखा देना, मैं तुम्हें बता दूंगा कि आंसर सही लिखा है तुमने, वो सही लिया कि लिखा है कि नहीं लिखा। क्या? आंसर मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे आंसर थोड़े याद रहता है। अभी क्वेश्चन अभी जस्ट बना है, पहली बार दिया है किसी को। देखो, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस कोई बताएगा क्या होता है? अरे ऑस्मोसिस का डेफिनेशन तो बताओगे यार। बता बे, तू बता डेफिनेशन।
अरे बोल, तुझसे ही पूछ रहा हूँ, आगे बैठे जो। क्या बोला तूने, तू बता तो, सुनाई नहीं दे रहा ना मुझे। वाटर का मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। वाटर का मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है, या लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन? हाई से लो होता है। यही पढ़े हो तुम लोग। ठीक है, देखो। तो जैसे मान ले कि कोई कंटेनर है, इसमें बीच में एसपीएम लगा रख। एसपीएम जानते हो ना? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। दोनों साइड पानी है, और एक साइड 1 मोलर है। क्या कह रहा? सड़ा पानी नहीं है, नॉर्मल पानी है। अब तुमने सड़ा पानी पर भरा हुआ। ठीक है, वो सभापति सर से बोलना है। इस साइड ये मान लो कंटेनर नंबर 1 है, ये कंटेनर नंबर 2 है। इसकी मोलैरिटी 1 मोलर है और इसकी मोलैरिटी 2 मोलर। ठीक है। एसपीएम के थ्रू, है ना, सेमी परमिएबल्स के थ्रू कौन से पार्टिकल मूव कर सकते हैं, सॉल्वेंट के या सल्यूट के पे? हाँ, सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल मूव करते हैं। एसपीएम से सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल मूव करते हैं। ठीक है। एक बात बताओ, सॉल्वेंट पार्टिकल 1 से 2 में जाएगा या 2 से 1 में जाएगा? दोनों से दोनों में जाएगा। ठीक है, क्योंकि एसपीएम के थ्रू ट्रांसफर हो सकता है, तो एक बार इधर चला गया तो इधर नहीं आ जाएगा, दोनों साइड से दोनों में जाएगा। ठीक है, दोनों साइड से दोनों में जाएगा। किस साइड सॉल्वेंट पार्टिकल ज़्यादा है, 1 में कि 2 में? 1 में सॉल्वेंट के पार्टिकल ज़्यादा है, दिख रहा है ना? तो 1 से 2 में जाने वाला जो रेट होगा, है ना, वो ज़्यादा होगा, या 2 से 1 आने वाले वाला रेट ज़्यादा होगा? 1 से 2 में जाने वाला रेट ज़्यादा होगा। दिखाई दे रहा है? तो जो नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल होगा वो किधर से किधर होगा? किधर से किधर होगा बे? 1 से 2 की तरफ होगा। ठीक है, मतलब 1 मोलर कंसंट्रेशन से 2 मोलर कंसंट्रेशन की तरफ, या 2 मोलर से 1 मोलर की तरफ? मतलब डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की तरफ, कि कंसंट्रेटेड से डाइल्यूट की तरफ बे? डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की तरफ। तब लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ, कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन? लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट की तरफ। ठीक है, पर लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट से हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट की तरफ, या हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट से लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट की तरफ? 1 की तरफ। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? बहुत सारा टेक्निकल चीज़ बोल दिया मैंने। एक बात बता, कुल मिला के 1 से 2 की तरफ जाएगा, ये मालूम है ना? अब 1 में सल्यूट का कंसंट्रेशन क्या है? कम, और सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा। 2 में सल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कम। तो अगर मैं सल्यूट के रिस्पेक्ट में बात करूँ, कंसंट्रेशन, सल्यूट के रिस्पेक्ट में कंसंट्रेशन की बात करूँ, तो लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट से किधर जा रहा है? हायर कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट की तरफ जा रहा है। पर अगर मैं सॉल्वेंट के कंसंट्रेशन के टर्म में बात करूँ, तो हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट से लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये कहना कि लोअर कंसंट्रेशन की तरफ से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, ये स्टेटमेंट सही है, या हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, ये स्टेटमेंट सही है? दोनों ही गलत है। क्या है? उसमें बोलना पड़ेगा लोअर कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट। क्या है? लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट के हायर कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट की तरफ जा रहा है। समझ में आ रहा है? और हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट से लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट की तरफ जा रहा है। इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं। समझ में आया? देखो, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम लोअर concentration of solute to higher concentration of solute
लोअर कंसंट्रेशन, फिर से बोलता हूँ मैं, ध्यान से सुन। Spontaneous movement of solvent particle from lower concentration of solute to higher concentration of solute or higher concentration of solvent आराम से higher concentration of solvent to lower concentration of solvent is called osmosis. कुल मिला के बात यह है, सॉल्वेंट किधर से किधर मूव करेगा, 1 से 2. क्या अब मैं बार बार लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट से हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, और या फिर हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट से लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट में नहीं बोलूँगा, क्योंकि अगर तुम याद करोगे ना ये तो भूल जाओगे. क्या ये फोटो दिमाग में रख, क्या फोटो दिमाग में रहेगा, नहीं बोलोगे. ठीक है. अरे रुक जा भाई, पढ़ा रहे हैं. ये टाइम नहीं हुआ ना, हो गया क्या? तो ये अपने से बताने लगता है क्या टाइम होता है? क्या नहीं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बाद क्या बोले हैं मैंने? स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ, हाँ, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन और ऑस्मोसिस. अच्छा, कभी कभी ना मुझे बड़ा कंफ्यूजन होता है. अरे रुक जा भाई, पढ़ा लेंगे. कभी कभी मुझे बड़ा कंफ्यूजन होता है, अगर सॉल्वेंट के पार्टिकल इधर से इधर जाएंगे, इधर सॉल्वेंट का जो अमाउंट होगा वो क्या होगा, घटेगा. और इस साइड सॉल्वेंट, इस साइड जो सॉल्वेंट का लेवल है वो क्या होगा, बढ़ेगा. तो जो सोल्यूशन है वो अगेंस्ट ग्रेविटी ऊपर उठेगा. दिखाई दे रहा है ना? अरे दिख रहा है कि नहीं? तो मैटर का शिफ्टिंग है फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड हो रहा है. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमने पढ़ा हुआ है, उसमें ये कहा गया है कि जब तक किसी सब्सटेंस के ऊपर, किसी सिस्टम के ऊपर अनबैलेंस फोर्स नहीं लगता है, तब तक उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट या मोशन में चेंज नहीं होता है. पढ़ा है कि नहीं पढ़ा तुम? सोल्यूशन दो को पढ़ा हुआ है, ऐसे ही कोई फोर्स नहीं लग रहा है. कोई इधर से इसको पानी निकाल के इधर भेज रहा है क्या? कोई फोर्स नहीं लग रहा, कोई फोर्स नहीं लग रहा. बिना फोर्स का डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है, ये मुझे समझ में नहीं. केमिस्ट्री में फिजिक्स के लॉ ब्रेक हो जाएंगे. ये चीज़ ना मुझे कभी कभी नहीं समझ में आता कि चलो पानी का मूवमेंट होगा, ये तो दिख रहा है कि इधर से रेट ज़्यादा है, इधर से रेट कम है, उस हिसाब से सॉल्वेंट मूव कर जाएगा और उधर ऊपर चला जाएगा. कैसे फिजिक्स वाले कैसे समझाएंगे कि पानी ऊपर जा रहा है? कौन सा एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है इधर, कौन सा प्रेशर लग रहा है इधर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर किधर ज़्यादा लग रहा है? ऑस्मोटिक प्रेशर किधर ज़्यादा लग रहा है? ऑस्मोटिक प्रेशर किधर ज़्यादा है, 1 पे कि 2 पे? कहीं बोल मत देना. ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है ये होता है MRT या CRT, मोलैरिटी के बराबर. ठीक है, तो कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा. इधर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इधर, और इधर ही कंसंट्रेशन ज़्यादा, इधर ही तो, और न्यूटन लॉ के अगेंस्ट ही जाने लग गए. फोर्स जिधर लग रहा है ज़्यादा, उधर ही मोशन होने लग गए. मतलब इसलिए कि एक ब्लॉक है, इसको हम ऊपर से ऐसे नीचे दबाए, ऊपर भाग गया. ये चीज़ मुझे ना कभी कभी नहीं समझ में. अगली क्लास में बता. देखो लास्ट पीरियड ले लेता मैं, पर क्योंकि वो 2 से 3:30 वाला जो टाइमिंग है ना, उसमें मेरी ऑलरेडी क्लास लगी हुई है, नहीं तो मैं वो क्लास ले लेता.
हटा। मेरे हाथ में नहीं है भाई, हटा दीजिए, वैसे करेगा हटा दीजिए। तुम थोड़े हो कि